Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. अब खंड ब में देखें तो सेक्शन बी में मान सकते हैं हम 61632 इसका मैसेपे निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मैसेपे एचसीएफ सेम हुआ करता है, ठीक है। अब 616 ये 61632 यहां रख दिया। 616 का और 32 का मैसेपे निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2 की टेबल में ये 3 बार, ये 1 बार, क्योंकि डबल डिजिट लिए इसमें 0 लगाइए, ठीक है ना। आप इसका इसमें डिवाइड करके देखना, डिवाइड का मतलब इसका हाफ कर दो तो 308 आ जाएगा। 2 की टेबल में इसमें लगाई, फिर 2 की लगाई, फिर 7 की लगाई, फिर 11 की लगाई, एक के बाद एक। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था कि पहले छोटी डिजिट से डिवाइड करते हैं फिर बड़ी डिजिट से। इसमें भी ऐसा कैसे किया, 2 से किया, फिर 2 से ऐसे करते गए, लास्ट में ये 1 आ जाना चाहिए। अब यहां पर इसको देखोगे तो इसमें और इसमें एक डिजिट कॉमन है, फिर ये और ये भी कॉमन है, फिर और देखें तो ये और ये भी कॉमन है। यानी कि यहां 3 डिजिट ऐसी है जो सेम है। आगे देखें तो यहां 7 और 11 है और यहां पे 2 है, यानी सेम नहीं है, तो जो बची ये इसी से आंसर निकलेगा 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। सवाल नंबर 5वां देखें तो बहुपद ज्ञात करिए। शून्यांक 4 और 1 है। अब इसके लिए एक तो इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और अल्फा बीटा मींस अल्फा इंटू बीटा, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू होता है, तो इसका होता है c/a। और ये जो निकलता है शून्यांकों का जोड़ करने से और शून्यांकों का गुणा करने से निकलता है। इन दोनों को जोड़ा तो 5 निकला, इसको गुणा किया तो 4 निकला, यानी 4 और 1 5, 4 1 कम 4, ठीक है ना। 4 + 1 5, 4 into 1 यानी 4 1 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। और यहां पर -b/a है, यहां c/a, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। याद रखना पड़ेगा आपको कि वो कुछ नहीं है, नीचे a लिख दो और ऊपर b और c लिख दो, b वाले में माइनस लगा दो। अब यहां पर आपके पास इससे पता क्या इजीली आ जाएगी, b आ जाएगी -5, a देखो दोनों में कुछ नहीं है तो 1 लगा के कर लिया, a इधर भी 1 इधर भी 1, ठीक है। c की वैल्यू 4, यहां a 1 है, b -5 है, c 4 है। अब यहां ax² प्लस bx प्लस c, और ये a की वैल्यू 1 रखी, 1 तो अपने आप में कुछ होती नहीं है, x² ही रख दो, ठीक है। और b ये -5 रख दी और c की जगह 4 रख दी, ये समीकरण बन गया, इसको ही बहुपद बोलते हैं। अब सवाल नंबर 6 की तरफ ध्यान देना। 6x² - x - 2 = 0, इसमें मूल निकालने हैं, ठीक है। मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो बीच वाला x है ना, इसके फैक्टर कर देंगे, 2 टुकड़ों में बांट देंगे। कोई 3 चीज है उसको 4 टुकड़ों में बांटना है, 4 चीज बना देंगे, ठीक है। अब कैसे होगा ये, तो ये 2 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाता है। अब कोई ऐसी डिजिट दिमाग में हमें सोचनी है जिसका मल्टीप्लाई करने से तो यही 12 आ जाए और जिसका प्लस या माइनस करने से बीच वाली यहां डिजिट आनी चाहिए। यहां कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस की 1 आना चाहिए। तो हमने ध्यान दिया कि 4 और 3 है, 4 3 या 12 हो जाता है और 4 में से 3 माइनस कर देते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है। अब ये 4 और 3 जो फैक्टर है तो उसको यहां पे रख दिया, ये x की जगह हमने 4 और 3x लिख दी है, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, दोनों एक ही जैसी है, एक ही हो जाएगी, ठीक है।
पर हम इसको टुकड़ों में इसलिए बांट रहे हैं ताकि आराम से अच्छी तरह से हो जाए। जैसे कोई भी चीज तीन आपके पास है ना, कोई भी चीज होगी तो कैसे आप डिवाइड करोगे, पहले एक एक दोगे, फिर जो एक है उसके आधे आधे दो टुकड़ों में बांटोगे, ऐसे ही तो करोगे, यानी डेढ़ डेढ़ कर दोगे। उसी तरह से इसमें भी करना है, ठीक है। अब इसमें दोनों में जो कॉमन है वो देखना है। 6 और 4 में 2 की टेबल जाती है और ये x दोनों में ही है तो x आ गया, तो 2x से इसको डिवाइड किया, 2 3 जा 6 आ गया और 2 जा 4x आ गया, यानी इसका ये आ गया ब्रैकेट में, यानी इसका इसमें डिवाइड किया तो ये आया, इसका इसमें डिवाइड किया तो ये आया, ठीक है। x इसमें स्क्वायर में थी तो एक बार रह गई और यहाँ पे नहीं थी तो x से x करके यही एक डिजिट आ गया। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है, जहां कॉमन नहीं होगा तो वहां एक तो होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ एक ले लिया और इसको ऐसे ऐसे रख दिया एज इट इज। अब ध्यान दोगे तो ये और ये दोनों सेम आई है, ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये डिजिट रख दी, इधर ये 2x और 1 बचा, इसको इसमें रख दिया। अब ये 2 आए आपके ब्रैकेट, इसका अलग अलग करें हम जीरो को, इसका 0 और इसका 0 अलग किया, इसका 0 लिखा और ये 2 उधर लेके चले गए तो प्लस का 2 हो गया, माइनस का 2 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये 3 इसके नीचे जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये x की वैल्यू निकली। और इधर की तरफ हम देंगे तो 2x + 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। x की एक वैल्यू ये निकली, x की ये वैल्यू निकली और x की ये निकली, ये है हमारे मूल, यानी इस समीकरण के मूल। सवाल नंबर 7 की तरफ देखते हैं हम, तो 1 - 5 - 4 5, ये दो अलग अलग बिंदु है को जोड़ने वाला रेखाखंड है कोई, और वो x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये है हमारे अक्ष, ये x और ये y, ये किस अनुपात में अनुपात होता है m1 और m2 का, जिसका फॉर्मूला है दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 रहता है, तो हमने ये मान लिया कि x और 0 है मान। इस मान के अंदर हमने ये फॉर्मूला लिया, इस फॉर्मूले के अंदर m1 m2 वाला ये फॉर्मूला है, ये m1 m2 ये अनुपात होते हैं और इसको फॉर्मूले में डाला, y का मान 0 रखा और y1 y2 का मान ये यहां से लिया, ये y1 और ये y2 का मान, ठीक है, इसको यहां पे डाल दिया। इसमें m1 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5m1 आ गया और इसको इंटू किया तो माइनस का 5m2 आया, इक्वल टू ये 0 है, ठीक है ना, ये 0 तो है ही, और यहां पर इसको इधर 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5m1 5m2 और यहां पर ये 0 है, ये माइनस का उधर जाएगा तो पक्षांतरण से प्लस का हो जाता है, और ये 5m1 इक्वल टू 5m2 और ये m1 के नीचे m2 चला जाता है, m1 के नीचे m2 और ये 5 के नीचे ये 5, ये 5 के नीचे 5, ये ना 1 5 सेम है, दोनों एक ही डिजिट से कट जाएंगे, 1 से ये 1/1 अनुपात आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ये 1:1 यानी 1:1, m1 का मान भी 1, m2 का मान भी 1। सवाल नंबर 8 की तरफ देखें, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से झुकाव 60 डिग्री का है, डोरी की लंबाई निकालनी है अपने को, ठीक है। अब देखो ये यहां पे हम ध्यान दें तो ये है अपनी पतंग की डोर, ये डोर है जिससे ऊपर जा रही है पतंग, और ये है हमारी पतंग, ठीक है, पतंग उड़ रही है, और ये जो ऊंचाई है ये ऐसे सीधी ली जाती है, ये सीधी जो होती है ना वो ऊंचाई होती है, यानी कि ये 60 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। और जो झुकाव है भूमि से झुकाव, ये हमारी भूमि है जिससे झुकाव है 60 डिग्री का, ये हो गया हमारा सवाल जमा हुआ। अब इसको करना कैसे है, आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो त्रिभुज में हम इस तरह से लिखते हैं, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, इस कर्ण सबसे बड़ी भुजाई होती है और आधार नीचे का होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है इधर वाला हिस्सा,
ठीक है, इस तरह के सवाल इसी तरीके से जमते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें तो ये जो डोर है इसकी लंबाई निकालनी है, डोर का मतलब है कर्ण निकालना है। अब हमको ये दिया हुआ क्या है, ये है लंब दिया हुआ। अब कर्ण और लंब में संबंध देखना है तो कर्ण और लंब लिख दिया। ये संबंध होता है कोसेक थीटा में, ये जो कोसेक थीटा का इसी ये सूत्र होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, कर्ण का मान हमें निकालना है, लंब दिया हुआ है 60 और ये कोसेक कौन सी डिग्री है, ये 60 है, ये 60 डिग्री, इसको जमा दिया हमने। ठीक है, अब यहां पर ये कर्ण बटे हुए 60 और कोसेक 60 का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, अब 60 इधर की तरफ जाएगा, 60 ये 2/√3, ये इसको देखेंगे तो इसको कैसे निकालें, तो निकालने के लिए ये नीचे का √3 इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दो, इससे नीचे का तो कंप्लीट 3 हो जाएगा, ऊपर का ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद ये 3 से ये 60 काटोगे तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। ये तो 20 टू √3 बच जाएगा नीचे, और ये साइड में सब कट गए, ये वाले कट गए और ये ऊपर वाले मान आ गए हैं। अब यहां पर आता है 20 टू √3, 20 को 2 से इंटू किया तो 40 होता है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 होता है, ये 40 √3 हो गया। और यहाँ 40 की तो 40 लिखा, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये √3 की वैल्यू लिख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आंसर। ये आपका आंसर रहा। डोरी की जो लंबाई निकालनी थी वो निकाल ली हमने, ये आ गया इसका डोरी की लंबाई का उत्तर। अगला सवाल देखें, 6.7 सेंटीमीटर रेखा का 2:3 में विभाजन करना है। कैसे? सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने की, 6.7 सेंटीमीटर की। ये 6.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर स्केल से सीधी लाइन खींचेंगे। कोई एक बिंदु ले लें, इधर वाला बिंदु ले रहा हूं, आप चाहो तो इधर वाला भी ले सकते हो, एक ही बात है, इधर वाला ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये एक लाइन सीधी ड्रॉ कर ली, स्केल से कर सकते हो, कोई एंगल बना सकते हो, ये आपकी इच्छा है। फिर उसके बाद इस लाइन के कितने, 2 और 3 कितने हुए, 5, यानी 5 भाग करने इस लाइन के। कैसे करोगे, तो 1-1 सेंटीमीटर का चाप काटते जाओ। ये 1 सेंटीमीटर का चाप काटा, यहां से फिर 1 का काटा, फिर 1 का काटा, फिर 1 का काटा, फिर 1 का काटा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग हो गए। इस 5वें भाग को नीचे अंतिम बिंदु से मिला लिया। मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये एंगल देखना है, इस एंगल के बराबर यहां पे एंगल बनना चाहिए। कहां पर, दूसरे वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये दूसरा वाला पॉइंट, इस पे एंगल बनना चाहिए, क्योंकि यहां पहले 2 है फिर 3 है। ठीक है, आप अगर 3 और 2 दिए हुए होते हैं तो पहले 3 का करते हैं और फिर 2 का अपने आप हो जाता है। हम 2 का पहले करेंगे। तो ये एंगल कैसे करोगे, आपको जो लास्ट वाला जो पॉइंट है इससे पहले एक चाप ऐसे काट दो, काट दिया, उसी नाप से यहां पे एक चाप ऐसे काट दोगे, काट दिया। फिर उसके बाद इस चाप को यहां से यहां तक की दूरी देखो कितनी है, उस दूरी को चाप में भरा और उसी दूरी से यहां पे ऐसे काट दिया। ठीक है, देखो इसी पहले एक चाप बनाया और उसी चाप को काटा है हमने। इसको काटते हुए जो लाइन है ना, यानी इस बिंदु को दूसरा वाला बिंदु है, इस दूसरे वाले बिंदु को इससे करते हुए सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब हम देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम है। अब आपको देखोगे ये है ना जो लाइन है 6.7 की पूरी, इस 6.7 की के 2 पार्ट हो गए, एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ। ये यहां से यहां तक का अगर आप मेजरमेंट करोगे, नापोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2.68 का, 2.68 सेंटीमीटर का, या ऐसे आप अनुमान लगा के करोगे तो 2.7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है,
और इधर वाला जो पार्ट है उसको करोगे तो 4.02 का हो जाएगा। या ऐसे स्केल से अगर नापोगे, अच्छी तरह देखोगे तो 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेट ये 2.7 का हो जाएगा और अप्रोक्सीमेट ये 4 का हो जाएगा। इस तरह से इसके दो पार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका ये 2 वाला पार्ट हो जाएगा 2.68 का और 3 वाला पार्ट हो जाएगा 4.02 का। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कहा जाता कि आप विभाजन करके इनके मान लिखो तब तो आपको मान लिखने थे, पर आपको तो ये कहा गया कि इस रेखा के विभाजन करो। अगला सवाल देखें, 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री की हो, आपस में 60 डिग्री की हो। एक रफ बना रखा है ये, इसमें क्या है, एक वृत्त है जो कितने का 5 सेमी का बनाना है और इस पे जो 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, 2 स्पर्श रेखा जिनका आपस में परस्पर यानी 60 डिग्री का कोण बना हुआ हो। ठीक है, इसमें 60 डिग्री का कोण बना हुआ होना चाहिए दोनों स्पर्श रेखा के बीच में। अब कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए अगर हम देखें इसके ये 60 डिग्री का है तो ये यहां का जो पार्ट होता है यानी कि अंदर का जो बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। कैसे कि दोनों का जोड़ होता है 180 में से 60 घटा दो तो 120 डिग्री का बनेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर हम चतुर्भुज इसको देखेंगे, एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज में ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का हमेशा होता है और जो आमने सामने के जो कोण हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। चारों अगर आप जोड़ोगे तो 360 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे, फिगर पे हम बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, 5 सेमी की त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ये आप एक मान लो 5 सेमी त्रिज्या है और इससे एक वृत्त बना रहे हैं। ये वृत्त ऐसे बना, ठीक है, ये वृत्त बना लिया हमने। वृत्त बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर 120 डिग्री का कोण बनाना है। 120 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर ये एक चाप कटता है, दूसरा चाप कटता है, इस तरह से इसको मिलाते हुए खींच देते हैं। ये 120 डिग्री का कोण हुआ। ये 120 डिग्री का कोण होने के बाद आपको इस पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फिर एक दूसरे 2 काटते हैं, फिर इसको इससे मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका 90 डिग्री का अगर हम इसका कोण बनाएं। इसी तरह इस पे भी अगर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। ये बनाया, ये दूसरा, ये बनाया, ये आपस में 2 काटे और इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम जब देखेंगे तो ये वाला जो कोण है वो हमेशा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने 120 डिग्री का कोण बनाया है। अगर हम यहाँ कुछ और कोण बनाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ और बनता है, पर उन दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए वे सर्वांगसम हैं। ठीक है, आपको पहले समरूप और सर्वांगसम के बीच में अंतर समझ में आना चाहिए। समरूप, ये है समरूप त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं वो समरूप है, यानी एक जैसे दिखने वाले, पर एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, दिखने में एक जैसे हैं पर पूरी तरह से एक जैसे नहीं है। ठीक है, अब दूसरा होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम ये है, जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये पूरी तरह से एक जैसे है, यानी इसको काट के इसके ऊपर रखूंगा तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में अंतर अगर हम ऐसे देखें तो ये तो दिखने की बात है, असल में क्या होता है, इनके जो कोण होते हैं वो बराबर हो। अगर तीनों कोण बराबर है, इसके 3 कोण, इसके 3 कोण बराबर है तो वो समरूप होगा। और सर्वांगसम का मतलब है तीनों कोण भी बराबर हो और भुजा भी बराबर हो, दोनों चीजें बराबर हो गई तो सर्वांगसम होगा। अब यहां समरूप का निशान ऐसा होता है, इस तरह का लगाया जाता है, और सर्वांगसम का निशान ये इस तरह का होता है। ठीक है, अब हम देखें
तो ये कह रहे हैं कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल बराबर कब होंगे? जबकि उनकी भुजाओं का स्क्वायर हो, कोई एक भुजा ले और उसका स्क्वायर बराबर हो, ठीक है ना, एरिया बराबर हो, इसके क्षेत्रफल निकालने का यही होता है। तो ए बी स्क्वायर ई एफ स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को देखो, ये दोनों त्रिभुज हमने जैसा सवाल के अनुसार मैंने बनाए हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई ए बी स्क्वायर ई एफ स्क्वायर, ये ए बी और ये ई एफ दोनों के स्क्वायर बराबर है, यानी क्षेत्रफल बराबर है। तो स्क्वायर बराबर है तो फिर ये स्क्वायर हटा दो तो भी बराबर ही होने चाहिए। तो ये ए बी बराबर ई एफ, ये एक भुजा है जो इसकी बराबर हो गई है, यानी इसकी भुजा बराबर हो गई है। और कोण तो क्योंकि वो समरूप है तो कोण ए जो कोण ई के बराबर है, कोण बी कोण एफ के बराबर है, कोण सी कोण जी के बराबर है, ठीक है। ये तो जैसा सवाल में दिया हुआ था वैसा ही है, सिर्फ हमने ए बी और ई एफ किया है, वो भी सवाल के अनुसार ही किया है क्योंकि क्षेत्रफल बराबर बताया जा रहा था। अब दो कोण ले लेते हैं और एक भुजा ले लेते हैं, ये तीन चीजें हैं, तीन शर्त अगर बराबर हो जाती है तो वो सर्वांग सम हो जाता है, और वो शर्त में एक भुजा होनी जरूरी है, ठीक है ना, तभी वो सर्वांग सम माना जाएगा। अब हमारा जो सर्वांग सम का निशान लगा दिया और ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज EFG, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हुए इस तरह से। सवाल नंबर 12 की तरफ देखें। एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर की है और यह सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी। अब यहाँ पर आता है, ये एक घड़ी है, घड़ी में क्या है, ये 12 है, ये 6 है, 5 4 3 2, ये 11 10 9 8 7 6, ये सब है, ठीक है। अगर हम ये माने कि एक मिनट की सुई 12 पे है, अगर ये 5 मिनट में चलती है तो 5 मिनट में कहाँ पहुँचेगी, 1 पे ही पहुँचेगी। तो 12 से 1 के बीच में कितना है ये फासला, यानी कितनी डिग्री ये बना रही है। आप ध्यान दोगे तो ये 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम पूरा करेंगे तो 360 डिग्री का बनाएगी, और अगर हम 3 तक देखेंगे तो ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री के 3 टुकड़े कर दो, यानी 30 30 30 के, तो यानी एक पे कितने का बना रही है, 30 डिग्री का कोण, यानी थीटा हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। और आर क्या है, ये है 14 जो कि दिया हुआ है इसमें, यानी कि इसकी जो सुई है, मिनट की सुई, इसकी लंबाई ये आर, ये वृत्त है और ये आर है, ठीक है। अब सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री, ये इसका सूत्र है इसका निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 14 × 14 है, और इसकी थीटा है ये 30 डिग्री का, ठीक है, और ये 360 डिग्री। इसको काटोगे, कैंसिल करोगे तो 154/3 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। अब सवाल नंबर 13 की तरफ देखते हैं। 4.2 सेमी के गोले से 6 सेमी त्रिज्या का बेलन बनाया गया है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक गोला है, उसको पिघलाकर और बेलन बनाया गया है, ठीक है। तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर होना चाहिए, एक ही चीज है, उसी से वो दूसरी चीज बन रही है। तो बेलन के आयतन का सूत्र ये है, ठीक है, और गोले के आयतन का सूत्र ये है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर एच यहां बच जाएगा, इधर 4/3 आर क्यूब रहेगी। अब ये जो आर है जो कि बेलन का है वो रख दिया 6 × 6, एच पता नहीं है, एच ही तो हमें फाइंड करनी है, और ये 4/3 है। आर है जो आर की वैल्यू क्या है हमारी 4.2 सेमी, किसकी, गोले की, तो 3 बार है इसलिए 3 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये h रहने दिए, ये 6 × 6 इसके नीचे आ जाएंगे, ये देखो ये वापस लिखा मैंने इसको 4/3 4.2 4.2 4.2, और नीचे जो मैंने वैल्यू डाली ये 6 × 6 इसके नीचे डाल दी। अब इस पूरे को कैंसिल करोगे, काटोगे तो ये h निकलेगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। इसको 2.7 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखें। ये तो साइड है घनाभ की,
और इस घनाभ के लिए इस साइज के चांदी के सिक्के चाहिए। ठीक है, कितने सिक्के लगेंगे ये पूछ रहे हैं। तो चांदी के सिक्के की संख्या निकालने के लिए, किसी भी चीज की संख्या निकालने के लिए इसका इस तरह का फॉर्मूला होता है कि जो बड़ा वाला जो साइज है वो ऊपर लिखा जाता है और छोटा वाला जो साइज है वो नीचे लिखा जाता है। ये आयतन से ही निकलते हैं। तो घनाभ का आयतन है और ये एक सिक्के का आयतन है कि कितने सिक्के से एक घनाभ बनेगा। तो घनाभ का आयतन ऊपर रख दिया, एक सिक्के का आयतन नीचे रख दिया। घनाभ का आयतन कैसे होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और सिक्का कैसा होता है? वो बेलन की तरह होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सबसे पहले जो साइज है एल बी एच वो दी हुई है, वो ऊपर रख दी मैंने। ठीक है, नीचे है पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर की वैल्यू ये जो दी हुई है 1.75, ये व्यास है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो इसलिए 2 इसके नीचे लिखना पड़ा आपके। ये आर है, आर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स इसको लिख दिया, 2 बार लिख दिया मैंने। एच क्या है? 2 mm में है। तो mm को अगर हम देखें तो cm में कन्वर्ट करना है, तो cm में क्या होगा? 0.2 होगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, करेंगे तो 400 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो 400 सिक्के आ जाएंगे। अगला सवाल देखें, माध्य ज्ञात करना हमें। माध्य ज्ञात करने के लिए सवाल इस तरह से दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं x और f में। अब fx निकालना है इसका, fx यानी इन दोनों का इंटू करना है। इंटू करके सारी डिजिट लिखते जाओ। 20 को 6 से इंटू करोगे, 30 को 11 से इंटू करोगे, 40 को 7 से इंटू करोगे, 50 को 4 से इंटू करोगे, 60 को 4 से करोगे, ऐसे सारी संख्या इंटू करोगे। फिर इसका जोड़ करोगे वो सिग्मा fx निकलेगा और इसका जोड़ करोगे वो निकलेगा सिग्मा f। ठीक है, f वाला है ना तो सिग्मा इसके साथ लगा दिए, इसका मतलब है जोड़ है, इसका जोड़ है ये। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला ये है, सूत्र ये है। इस सूत्र के अनुसार x बार बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx की वैल्यू ये है और सिग्मा f की ये है, इसका इसमें भाग दिया, ये आंसर निकला। इस तरह से माध्य निकलता है। अब अगला सवाल देखें, A और B में मैच होता है। A के जीतने की प्रायिकता ये है तो B के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये जो A और B दोनों मैच खेल रहे हैं तो इनकी जो घटनाएं होगी प्रायिकता की वो पूरक घटनाएं हैं। या तो A जीतेगा या B जीतेगा और दोनों मिला के जो जीतेंगे वो 1 होता है। प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब A की प्रायिकता है जो दी हुई है ये 0.38। ठीक है, अब B की प्रायिकता निकालनी है। B की प्रायिकता जो निकालेंगे वो 1 में से तो घटाएंगे तो वो निकल जाएगी ना, दोनों की जोड़ जब 1 है। ठीक है, तो 1 में से ये घटाएंगे, ये निकलेगी। देखो कई बार क्या है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसमें से घटा नहीं पाते हैं। तो ये घटाने का तरीका ये होता है, 1 में से अगर 0.38 घटाना है तो 1.00 लिखो, फिर 0.38 लिखो, इस तरह से ये माइनस होके ये आंसर आएगा। तो 0.62 ये आंसर हुआ इसका, यानी बी की जीतने की प्रायिकता है 0.62। गाइस, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले। उससे क्या होगा? उससे यह होगा जो सवाल मेरे छूट गए हैं वो अगली वीडियो में आप तक पहुंच सके और वो वीडियो यूं पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।